हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मेरा नाम है प्रभाकर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 20 अगस्त 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस लेक्चर को, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो दोस्तों रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कोशिश करते रहिएगा, केवल अपनी बारी का इंतजार नहीं करना है। अगर हम इंतजार करेंगे तो हमें केवल उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये लाइनें थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो इनको अपने जीवन में उतारने की जरूर कोशिश करिएगा। आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक का, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। आप हमें खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडीकर को आप खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पॉलिटी का ऑडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर परचेज करें। आपको आपके एग्जाम के लिए पूरी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए इजाजत दे दी है? तो दोस्तों वो परीक्षा है NDA, यानी अब NDA के एग्जाम में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। अब हुआ क्या है, इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अब NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। यह आदेश इसी साल से 5 सितंबर को होने वाली NDA की परीक्षा से लागू हो जाएगा, यानी 5 सितंबर को जो एग्जाम होगा NDA का, उसमें महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। हुआ क्या है कि वकील है एक कुश कालरा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी और उन्होंने कहा था कि जो NDA का एग्जाम है उसमें महिलाओं को केवल इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वो लिंग के आधार पर अलग हैं, यानी पुरुष नहीं है, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बहुत ही ध्यान से समझा और अभी हाल ही के दिनों में उसने फैसला सुनाया है कि अब NDA के एग्जाम में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि पिटीशन किसने दायर की थी, तो कुश कालरा ने पिटीशन दायर की थी। अब सवाल उठता है कि ये फैसला किसने सुनाया है? तो ये फैसला सुनाया है जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की, यानी NDA की। तो NDA की स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। इसकी लोकेशन है खड़गवासला पुणे में, और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके वर्तमान में कमांडेंट कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री जो हैं वर्तमान में इसके कमांडेंट है। अब ये NDA का काम क्या होता है? तो NDA का काम होता है तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जो कैडेट होते हैं उनको ट्रेनिंग देना यानी प्रशिक्षित करना NDA का काम होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों ये बैन लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट में, यानी हरियाणा सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि हरियाणा स्टेट में अब गोरख धंधा किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब यह फैसला क्यों लिया गया है? गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है कि अब हरियाणा में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये फैसला कब लिया गया है? 18 अगस्त 2021 को, और 18 अगस्त को ही इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जितने भी GK के इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, और हरियाणा ब्रिटिश प्रांत में पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, यानी जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल करते थे तो यह पंजाब प्रांत का हिस्सा था। हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है पंजाब, उत्तर में है हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में है राजस्थान। दोस्तों यहाँ पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनका नाम है सूरजकुंड और बड़कल झील। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सूरजकुंड और बड़कल झील कहाँ है? हरियाणा स्टेट में है। सूरजकुंड का मेला भी लगता है दोस्तों, जो कि फरीदाबाद में है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में है, और ये हरियाणा स्टेट में ही पड़ता है। हरियाणा का लोक नृत्य है बहुत ही फेमस रासलीला। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रासलीला किस स्टेट का लोक नृत्य है, तो ये किस स्टेट का है? हरियाणा का। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। दोस्तों इससे होगा क्या कि इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में भूगर्भ विज्ञान यानी जियोफिजिक्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लद्दाख की जो सेल संरचना है उससे संबंधित सरकार सहकारी परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा।
अब हाल ही में कुछ समझौते हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों लद्दाख और सिक्किम स्टेट के बीच समझौता हुआ है, और ये लद्दाख ने समझौता किया है सिक्किम से, और लद्दाख का उद्देश्य है कि 2025 तक वह ऑर्गेनिक स्टेट बन जाए। क्योंकि दोस्तों जो सिक्किम है वो भारत का पहला ऐसा स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक स्टेट है, यानी यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं उपयोग की जाती हैं या खेती की जाती है वो ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। दूसरा समझौता है दोस्तों जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। तो यह समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच। कितने रुपए का हुआ है? तो ये हुआ है 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें भारत और नेपाल जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। अगला समझौता है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच समझौता हुआ है कि ये आकाश मिसाइलों का निर्माण करेंगे और उसकी आपूर्ति करेंगे। यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो होगा वो भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलें बनाकर देगा और उनकी आपूर्ति करेगा। और ये जो समझौता है ये 499 करोड़ रुपए का हुआ है। एक और समझौता हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट समझौता है, ध्यान से सुनिएगा। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के बीच हुआ है भारत और फिजी के बीच। यानी कृषि से संबंधित एक समझौता हुआ है किसके बीच? भारत और फिजी के बीच। इसी प्रकार का एक और समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच, जिसमें यह कहा गया है कि सिक्किम स्टेट में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए काम किया जाएगा। यानी एशियाई विकास बैंक भारत सरकार का सहयोग करेगी सिक्किम में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वो रोक लगाई है अफगानिस्तान पर। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के लिए जो वित्तीय मदद दी जा रही थी उस पर उसने रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद करने से मना कर दिया है, यानी रोक लगा दी है। क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिक हट गए हैं, उसके बाद से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वहां की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो तालिबान का कब्जा है वो पूरे अफगानिस्तान पर हो गया है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो वित्तीय मदद दे रहा था किसको? अफगानिस्तान को, तो उसको उसने बंद कर दिया है। हुआ क्या है दोस्तों कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, तो उन्होंने भी देश छोड़ दिया है और वो जाकर के संयुक्त अरब अमीरात में शरण लिए हुए हैं। अब वो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी वर्तमान में 189 सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, जो कि USA में है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका दुनिया भर में गरीबी को कम करना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो दोस्तों ये खोज हुई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह समुद्री जैव विविधता से समृद्ध द्वीप समूह है और यहाँ पर अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल की खोज की गई है। और यह जो अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल है यह हरे रंग की है और बहुत ही चमकीली शैवाल है दोस्तों, जिसका आकार है 20 से 40 मिलीमीटर। इसके पहले मार्च 2021 में भारत के समुद्री तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। अब हरे रंग की जो शैवाल है उसकी खोज कहाँ की गई है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड जो भी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो केवल 46 है, यानी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। जिलों की संख्या केवल 3 है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं? यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला और तेलुगु। दोस्तों हम भारत के मैप में अगर देखें अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को, तो ये बंगाल की खाड़ी में है और भारत के पूर्वी हिस्से में है। दोस्तों यह स्थान आंदोलनकारियों के बीच काला पानी के नाम से जाना जाता था। यानी जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल करते थे तो काला पानी की जो सज़ा सुनाई जाती थी उसमें किसी भी क्रांतिकारी को इसी स्थान पर भेज दिया जाता था। पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसे सेल्युलर जेल कहा जाता है, तो वहीं पर दी जाती थी काले पानी की सज़ा।
यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अधीन भी रहा है। यानी जब आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जब आक्रमण किया था, तो उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जीत लिया था और उस पर कब्जा भी कर लिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यानी इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है थॉमस डेनेरबी। दोस्तों, थॉमस डेनेरबी की बात करें तो ये स्वीडन के हैं और ये हाल ही में भारतीय जो फुटबॉल हॉकी टीम है महिला, तो उसके वो कोच बनाए गए हैं। जो वुमेन्स टीम है उसके कैप्टन कौन है? ध्यान से सुनिएगा, आशा लता देवी। यानी फुटबॉल की जो महिला टीम है उसकी कैप्टन कौन है? आशा लता देवी। बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, जिसके अंतर्गत यानी भारत में जितनी भी फुटबॉल होती है वो इसके अंतर्गत ही होती है, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंतर्गत। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। कहाँ हुई थी दोस्तों? दरभंगा में। और दरभंगा कहाँ है? बिहार में है। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका यानी दिल्ली में। और ये फीफा का सदस्य बना था 1948 में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोवर्स कप, इंडियन सुपर कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप। ये सभी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके अलावा ड्यूरंड कप जो है वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। अभी हाल ही में 2021 में ड्यूरंड कप का जो आयोजन है वो कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है कोलकाता के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हाल ही में हुई कुछ वर्तमान की नियुक्तियां जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। जैसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? राकेश अस्थाना बनाए गए हैं। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी यानी आरजीओ नियुक्त किया है। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी बनाए गए हैं हाल ही के दिनों में। और होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है, यानी अपना जो दूत बनाया है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का, वो किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा के बारे में हम सभी जानते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे। दोस्तों, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नूपुर चतुर्वेदी को। और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? एसएन घोरामडे। और जनता दल यूनाइटेड यानी जेटीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? ललन सिंह। और भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास। तो ये थी कुछ हाल ही की टॉप नियुक्तियां, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं दोस्तों। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की दोस्तों, ये है हमारा जीके डोज। अब हम जीके डोज में 10 ऐसे क्वेश्चन जीके के डिस्कस करेंगे जिनका आप रिवीजन करने वाले हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम में आता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में है। आगा खां कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस स्टेट में स्थित है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इटली के निवासी थे मार्कोनी, तो उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये नागालैंड की है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये थे कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? और चौथा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इन प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, और वो है रेफरल कोड राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको PDF मिलेंगी, क्विज मिलेंगे और टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ज़रूर उसको फॉलो करें। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।